देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार सत्ता संभाल चुके हैं, लेकिन मोदी 3.0 में जो नतीजे आए उन पर लगातार घमासान छिड़ा हुआ है। इस बार मोर्चा संभाला है आरएसएस कार्यकारिणी के सदस्य इंद्रेश कुमार ने, जिन्होंने अहंकार पर सवाल खड़े किए, साथ ही विपक्ष को राम विरोधी करार दिया। हालांकि जिस अहंकार पर चर्चा हो रही है उसे आरएसएस ने इंद्रेश कुमार का निजी बयान बताया है। जिन्होंने राम की भक्ति की पर धीरे धीरे अहंकार आ गया। लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद शुरू हुआ सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। खुद एनडीए के खिलाफ आरएसएस के तेवर तल्ख हो चुके हैं। आरएसएस कार्यकारिणी के सदस्य इंद्रेश कुमार ने कहा है कि अहंकार की वजह से भगवान राम ने बीजेपी को 241 पर ही रोक दिया। जिन्होंने राम की भक्ति की पर धीरे धीरे अहंकार आ गया, उस पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी घोषित कर दिया। पर उसका और जो पूरा उसको मत मिलना चाहिए, जो शक्ति मिलनी चाहिए, वो भगवान ने अहंकार के कारण हुआ। जिन्होंने राम का विरोध किया उनमें से किसी को भी शक्ति नहीं थी, सब मिलकर भी नंबर 1 नहीं बने, नंबर 2 पर खड़े कर दिए। इसलिए प्रभु का न्याय बड़ा विचित्र नहीं है, बड़ा सत्य है, बड़ा आनंददायक है। इसलिए जिस पार्टी ने भक्ति की, अहंकार आया, उसको 241 पर रोक दिया, पर सबसे बड़ी बना दी। मौका जयपुर में रामरथ अयोध्या दर्शन का था, जहां इंद्रेश कुमार भी पहुंचे थे और इसी दौरान इंद्रेश कुमार ने विपक्ष को भी राम विरोधी बता दिया। जिनके अंदर राम की अनास्था थी, अश्रद्धा थी, और उनको सबको मिलकर 234 पर रोक दिया। कहा तुम्हारी अनास्था का यही दंड तुम्हें है कि तुम सफल नहीं हो सकते। इसलिए जो राम की भक्ति करे तो निरअहंकार करे। इंद्रेश कुमार यही नहीं रुके, उन्होंने अयोध्या में बीजेपी की हार पर तंज भी कसा। इसलिए लल्लू सिंह उसने जनता के ऊपर जुल्म किए थे। राम जी ने कहा थोड़ी देर 5 साल विश्राम कर ले, अगली बार देख लेंगे तेरा भी क्या करना। चुनाव में न तो नतीजे एनडीए की आशाओं के मुताबिक आए और न विपक्षी गठबंधन के मुताबिक। लेकिन जब आरएसएस ने बीजेपी और विपक्षी गठबंधन पर सवाल खड़े किए तो कांग्रेस को भी बोलने का मौका मिल गया। इंद्रेश जी भारतीय जनता पार्टी के अहंकार पर बात कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी के अहंकार पर बात कर रहे हैं, लेकिन इंद्रेश जी आरएसएस के अहंकार पर बात नहीं कर रहे हैं और स्वयं के अहंकार पर बात नहीं कर रहे हैं। वो बात कर रहे हैं हमारे यानी इंडिया ब्लॉक के। हम में अहंकार नहीं है इंद्रेश जी, अहंकार आप में है, आपकी संस्थाओं में है, मोदी जी में है और कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी में है। और अहंकार तो रावण का भी नहीं रहा, जनता ने आपका अहंकार तोड़ा है। नहीं, आरएसएस तो बीजेपी के रिश्ते में खटास जरूर आई है और इन्होंने तो आरएसएस को भी एक तरह से किनारे लगा दिया है। अब इंद्रेश कुमार जी जब विपक्ष में थे तो ज़्यादा वैल्यू थी और जितने संघी थे या हिंदुत्व के आवाजें थी करीब करीब सबकी लुप्त हो गई। नतीजों के बाद से ये दूसरी बार है जब सत्ता पक्ष को आरएसएस ने टारगेट किया है। इससे पहले संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी मणिपुर हिंसा को लेकर मोदी सरकार पर सवाल उठाए थे। 1 साल से मणिपुर शांति की राह देख रहा है, उसके पहले 10 साल शांत रहा। पुराना गन कल्चर समाप्त हो गया ऐसा लगा और अचानक जो कलह वहां पर उपज गया या उपजाया गया, उसकी आग में अभी तक जल रहा है, त्राही त्राही कर रहा है। कौन उस पर ध्यान देगा? प्राथमिकता देके उसका विचार करना ये कर्तव्य है। फिलहाल सत्ताधारी एनडीए गठबंधन के लिए मंथन का मौका है, क्योंकि यही एक तरीका है जिससे हार की वजहों का पता चल सके। लेकिन जिस तरह आरएसएस की टिप्पणी हो रखी है, अब वो ज्यादा सुर्खियों में है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
और इस बीच आरएसएस के सूत्रों से बड़ी खबर आ रही है। आरएसएस ने इंद्रेश कुमार के बयान को निजी बताया है। आरएसएस का कहना है कि इंद्रेश कुमार ने निजी बयान दिया। इंद्रेश कुमार ने नतीजों पर बयान दिया था, जिस पर आरएसएस ने सफाई देते हुए कहा कि यह बयान इंद्रेश कुमार का निजी बयान है। तो आरएसएस ने इंद्रेश के बयान को निजी बताया है। इंद्रेश कुमार का बयान निजी है, आरएसएस ने यह कहा है, सूत्रों के हवाले से खबर। अयोध्या में राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने इंद्रेश कुमार के आरोपों को गलत बताया। उन्होंने कहा, इंद्रेश कुमार अपनी असफलता का ठीकरा बीजेपी पर फोड़ रहे हैं। मुसलमान ने भाजपा को वोट दिया ही नहीं और वो चाहते थे कि पहले ही प्रयास बहुत दिनों से करते रहे कि हिंदू मुसलमान की एकता हो जाए और मुसलमान यह जो भाजपा है भाजपा को वोट दें, जिससे कि इनके विजय हो ऐसा प्रयास करते रहे। लेकिन इसमें स्वयं इंद्रेश जी असफल हो गए, इसलिए वो आरोप अपने असफल होने का आरोप भाजपा पर लगाते हैं। 241 यदि सांसद उनके हो गए हैं तो ये कम नहीं है, बहुत है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खराब प्रदर्शन की समीक्षा हो रही है, जिसकी रिपोर्ट केंद्रीय नेतृत्व को भेजनी है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी क्षेत्रवार प्रत्याशियों के साथ मीटिंग कर रहे हैं और वजह जानने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर यूपी में परिणाम मन मुताबिक क्यों नहीं आए, आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश में 2 लड़कों की जोड़ी ने जिस विजय रथ को रोकने में सफलता पाई, 5 सांसदों वाली पार्टी ने जिस तरह सबसे ज्यादा नंबर हासिल किए, उस परिणाम पर मचे घमासान के बाद बीजेपी में इंटरनल फीडबैक लिया जा रहा है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष क्षेत्रवार ये जानने की कोशिश कर रहे हैं, आखिर कैसे चुनावी परिणाम उलट आए। भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में जिन लोकसभा की सीटों पर हार हुई है, अब भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने उन लोकसभा की सीटों की समीक्षा शुरू कर दी है। यही नहीं, भारतीय जनता पार्टी का जो वोट प्रतिशत पूरे उत्तर प्रदेश में कम हुआ है, उस कम हुए वोट प्रतिशत को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी ने समीक्षा शुरू की है और इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने आज एक बड़ी बैठक की। इस बैठक में कानपुर और बुंदेलखंड क्षेत्र के हारे हुए सांसद, इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी 2 स्तरीय जो समीक्षा कर रही है, उसमें हारे हुए जो प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनसे बातचीत कर रही है। चुनावी परिणाम को करीब 10 दिन हो चुके हैं, लेकिन बीजेपी अब तक किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाई। हालांकि उम्मीद से इतर प्रदर्शन पर मंथन लगातार चल रहा है। क्षेत्रवार बीजेपी प्रत्याशियों के साथ बैठक हो रही है। चुनाव में खराब प्रदर्शन पर रिपोर्ट मांगी गई है। प्रत्याशियों के अनुभव सुझाव पर मंथन चल रहा है। यूपी बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व को रिपोर्ट भेजेगी। दरअसल लोकसभा चुनाव के नतीजों को लेकर यूपी बीजेपी पार्टी के उम्मीदवारों के साथ समीक्षा कर रही है। राजधानी लखनऊ में ये मीटिंग हो रही है और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हार की वजह के बारे में जानकारी ले रहे हैं। जिस प्रकार के परिणाम आए हैं, उन परिणामों को, उस जनादेश को हमने सहजता से स्वीकार किया है। हम जनता के निर्णय के आगे नतमस्तक हैं, लेकिन एक राजनीतिक दल के नाते, एक संगठन के, जो हमारी संगठन की व्यवस्था है, उसके अनुसार हम लोगों ने अपने सभी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को लोकसभा के अनुसार प्रवास लगाकर उन सब विषयों की समीक्षा करने का निर्णय लिया है। उन सारी सूचनाओं को, जानकारी के आधार पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चाहे अयोध्या हो या रामपुर, आजमगढ़ हो या जौनपुर, बीजेपी हर सीट पर हार की समीक्षा कर रही है। तो एनडीए के सहयोगी दल इस परिणाम को विपक्ष की नकारात्मक राजनीति मान रहे हैं। जिस उद्देश्य के लिए हम लोग एनडीए के साथ आए थे, उस उद्देश्य की पूर्ति का चुनाव था कि मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना था। उसमें हम लोग कामयाब हो गए। यह कि सीटें कम आई, उसके लिए दुख है और निश्चित रूप से समीक्षा का विषय है और उस पर समीक्षा शुरू हो गई है और धीरे धीरे जो कमियां हैं उसे सुधार किया जाएगा, आगे जीता जाएगा। और एक देशी हमारे यहाँ कहावत है
कि कभी कभी बबूल के पेड़ के नीचे भी आम मिल जाता है। तो ऐसा थोड़ी है कि बबूल आम फल दिया, समय आएगा आगे एक नैरेटिव सेट करके, झूठ बोल के, झूठ प्रपंच करके, जिस तरीके से लास्ट आवर में है एडिट वीडियो करके, तो उसका फिर जनता समझेगी। जातिवाद का जहर जो है भारी पड़ गया। भारतीय जनता पार्टी कोई एक संसदीय क्षेत्र की इकाई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश की, हमारी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। पार्टी इस पर जरूर गंभीरता से लिया है। हम पार्टी के वर्कर हैं, पार्टी के सिपाही हैं। पार्टी के जो निर्देश आएगा उसके मुताबिक हम लोग काम करेंगे। वजह जो भी हो, लेकिन मसला गंभीर है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बीजेपी का प्रदर्शन भले ही खराब रहा हो, लेकिन जिस तरह समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इस चुनाव से कमबैक कर चुकी है, वो बीजेपी को परेशान करने के लिए काफी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।